हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या एकदम ठीक है? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास की। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 33 तक आप लोगों को करवा चुका था। ये वाला जो क्वेश्चन था 33, यहाँ तक मैंने करवा दिया था। अब हम लोग चलते हैं 34। अगर कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में अगर हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में है और एक स्ट्रेट लाइन में अगर कभी भी हैं, यहाँ पर ऐसा अगर कभी भी है कि एक सीधी रेखा में है, कोलिनियर है, तो उनका मतलब ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। अपने पास 3 पॉइंट अगर एक सीधी रेखा में ही है तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हमेशा 0 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। तो आइए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। फिर क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग? 2,3, 4, K, 6, -3 और 2,3 को वापस से आप लोग रिपीट कर दीजिए पहले वाले को। और हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हाफ। ये होगा अपने पास 2K, ये होगा अपने पास -12, ये होगा अपने पास 18, माइनस यहाँ पर इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास ये आएगा 12, माइनस का आ जाएगा 6K, और माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6, और बराबर में अपने पास 0। मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पर अपने पास ये 12 माइनस का है, ये 12 भी माइनस का है, 6 यहाँ पर प्लस का है, तो चलो सोल्व करना पड़ेगा। ये तो आगे जाके 0 बन ही जाएगा। और 6K में से 2K माइनस करोगे तो क्या अपने पास 4K बच गया है क्या? 6K में से 2K अगर माइनस करोगे आप लोग तो अपने पास बच गया 4K माइनस का। उसके बाद 18 और 6 24, 24 में से 24 माइनस करोगे तो क्या अपने पास यहाँ पर 0 आ गया है क्या? तो K की वैल्यू क्या अपने पास सोल्व करने पर 0 आ गई है क्या? तो K की वैल्यू अपने पास आ गई है 0। ये अपना आंसर आ गया। देख लेना कहीं पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी हो तो ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है सारे लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? सारे लोग समझ गए होंगे। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 34 के बाद 35। यदि बिंदु -5, 7, -4, -5, -1, -6 और 4, 5 से किसी चतुर्भुज के शीर्ष अगर हो तो उसका एरिया आप लोगों को बताना है। ये हम लोगों से पूछा गया है। तो एरिया अगर हम लोगों से पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी ऐसा हो तो -5, 7, ये अपने पास दूसरा है -4, -5, ये अपने पास आगे वाला है -1, -6, ये 4, 5 है, और पहले वाले पॉइंट को हमेशा रिपीट करते हैं। ये ध्यान रखना। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का भी तरीका वही होगा जो ट्रायंगल का है। बस ऐसे लिख लो A, B, C और D। तो यहाँ से जब आप लोग सोल्व करोगे इसको, यहाँ नीचे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा संख्याएं अपने पास आएंगी अब की बार। हाफ तो बाहर लगेगा ही लगेगा, और इसका इंटू आपको इससे करना है। ये इंटू करोगे तो 25 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस है, माइनस माइनस 24 हो जाएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा 24, माइनस का 5 होगा और प्लस का 28 होगा। एक बार तो इनको हम लोगों ने इंटू कर दिया है और जो संख्या आई है वो हम लोगों ने लिख लिया है। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसके बाद -28 की जगह +28 आएगा। ये प्लस का 5 हो गया मतलब -5, प्लस का अपने पास 24 है और प्लस का अपने पास 25 है। ये अपने पास सारी की सारी संख्याएं इस प्रकार से बन गई हैं। सभी को आप लोगों को ऐड करना है 25, और 25 दो बार ऐड होगा 50,
24 और 24 दो बार ऐड होगा 48, और 28 और 28 दो बार ऐड होगा 56, और उसमें से यह आप लोग माइनस करोगे, 10 आप लोग माइनस कर दोगे, तो 48 और 56 दोनों को ऐड करोगे और 10 आप लोग माइनस कर दोगे, तो क्या आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, क्या ये अपना आंसर आ गया? हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? 114 और 50 154 होगा, 154, और क्या अपने पास उसमें से आप लोग अगर माइनस करोगे अपने पास 10, तो अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और चीज़ें आप लोगों को समझाता रहता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कभी भी एक रेखा पर देगा, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या तो लिखा हुआ मिलेगा कोलिनियर है, सरेखीय, एक सीधी रेखा में। पहला पॉइंट अगर आपको याद है तो। दूसरा उसी चीज को चेंज करके कहेगा कि यहाँ पर 3,4 पी और क्यू कोई भी लाइन सेगमेंट है, पी और क्यू, इसके अपने पास दिए हुए -5, -6, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 3,4। मिलाने वाली रेखा पर कोई भी पॉइंट किसी दूसरे बिंदु R जो अक्ष और Y के साथ एक रेखाखंड पर स्थित है, R अक्ष और Y के साथ एक रेखाखंड पर स्थित है, PQ किसी दूसरे बिंदु R के साथ, यहाँ पर अपने पास ये पॉइंट R भी है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसी पर कोई पॉइंट है, इज लाइज ऑन लाइन सेगमेंट विथ अनदर पॉइंट R अक्ष Y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन X एंड Y। इसी लाइन पर लाई कर रहा है एक पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट्स X, Y दिए हुए हैं। देन आप लोगों को इसमें रिलेशन पूछा है, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसका एरिया हमेशा 0 होता है, क्या याद है क्या? बस इतना सा आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 3,4 है, उसके बाद अक्ष Y है, और उसके बाद जो पॉइंट अपने पास -5 -6 है, और यहाँ पर अपने पास पहले वाले पॉइंट को रिपीट करना है, सोल्व करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी स्ट्रेट लाइन हो अपने पास हाफ इंटू ये अपने पास हुआ 3y, ये अपने पास हुआ -6x, ये अपने पास हुआ -20। पहले इनको इंटू कर लो, माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस का 5y, और माइनस माइनस प्लस का अपने पास 18 बराबर 0। ये दो तो उधर जाके 0 बन जाएगा। 6x माइनस का है, ये अपने पास माइनस का है, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 10x। 5 और 3 8 है, प्लस का अपने पास आ गया 8y, और अपने पास 18, और माइनस का अपने पास आ गया 2 बराबर अपने पास 0 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस का 4y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। माइनस से इंटू कर सकते हो, तो 5x प्लस का 4y माइनस का प्लस 1। तो क्या सभी लोगों का आंसर बी आ गया है क्या? ऐसे क्वेश्चन में जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमेशा और हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक सीधी रेखा में हो, एक स्ट्रेट लाइन में अगर हो, तो वहां पर अपने पास उसका एरिया 0 बना दो, अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहां पर उससे पहले कुछ चीजें मैं समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले देखिए आप लोग, देखिए कोशिश करना समझने की। यहां पर मैं बता देता हूं कि अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, देखना सारे लोग कोशिश करना समझने की, सभी लोगों को समझ में आएगा। अगर यहाँ पर कोई भी लाइन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर अगर मिले, कोई भी लाइन ABC, नेक्स्ट चैप्टर में इसको मैं अच्छे से डिटेल से आपको ये बात समझा दूंगा नेक्स्ट पॉइंट लेसन में। ध्यान रखना, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है, यहाँ पर मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन या माध्यिका। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। और ऐसा कोई भी पॉइंट जो माध्यिका को 2:1 में अगर बांटे, ऐसा कोई भी पॉइंट जो माध्यिका को 2:1 में बांटे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड। इसका नाम होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए।
सेंट्रोइड या गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी सेंटर, ध्यान रखना केंद्रक नाम इसी का है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आपको याद होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो ज्योमेट्री में मैं आपको इसको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास सिर्फ और सिर्फ मीडियन पर ही होगी। तो याद रखना, ध्यान रखना इस चीज को कि यहां पर अगर अपने पास कभी भी ऐसा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये मान लो अपने पास इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपने पास मीडियन होती है, मध्य बिंदु पर मिले, और कोई ऐसा पॉइंट जो माध्यिका को 2:1 में बांटे, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र, और ये इसका जो नाम है वो है अपने पास माध्यिका। अब देखना, कोशिश करना सभी लोग समझने की, आपको सही तरीके से बढ़िया तरीके से एक बार में ही समझ में आए, इसलिए ये चीज आप लोग समझना। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2, और ये दिया हुआ है अपने पास x3 y3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। सबसे पहले सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये बात सिखाने की कोशिश करना, अगर कभी भी यहाँ पर D अगर इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं, तो क्या आप लोग D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या? मैं अगर आपसे पूछूं, अगर अपने पास यहाँ पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे सर हम लोग इसको तो आसानी से निकाल लेंगे। ये अपने पास मध्य बिंदु होता है x2 + x3/2, और y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने पास होंगे y2 + y3/2। यहाँ पर जब न्यूमेरिक वैल्यू होंगी तो याद रखना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास हैं, और अगर कभी भी माध्यिका की लंबाई पूछ ले, मीडियन की लेंथ अगर पूछ ले, तो आप लोग आसानी से इस चीज को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास आ गए, इस बिंदु के निर्देशांक हैं, इस बिंदु के निर्देशांक हैं, दो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, तो क्या उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एक बार मुझे बताइए। तो इन दोनों के बीच की दूरी आप लोग निकाल लोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। अब अपने पास यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर जो है, ये अपने पास जो है वो गुरुत्व केंद्र है। ग्रेविटी सेंटर बांटता है इसको 2:1 में। और क्या सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था कि याद करो, सेक्शन फॉर्मूला ये था, उल्टा इंटू करते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर 1 का इंटू करोगे x1 से तो x1, और 2 का इंटू करोगे इससे तो 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस x2 + x3 अपॉन अपने पास x2 + x3 अपॉन नीचे होता है m + n, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा अपने पास 3। ये देखिए, मैं फिर समझाता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इसका इंटू करते हैं इधर, ये अपने पास y1 हुआ, और ये इसका इंटू करते हैं हम लोग नीचे की तरफ, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा अपने पास y2 + y3 जब कट जाएगा, और नीचे अपने पास 3 हो गया। तो मुझे बताइए, पहला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं आपको सेंट्रोइड के बारे में, सेंट्रोइड या केंद्रक के बारे में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि माध्यिका की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, मीडियन की लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात, और उसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आने के बाद डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो ठीक है। अगर कभी मीडियन की लेंथ पूछे ही नहीं, अगर कभी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों से पूछा है कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, तो केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे x1 x2 x3/3, और दूसरा जो होगा y1 y2 y3/3। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? आया कैसे वो चीज तो मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। तो आपको फॉर्मूला भी ये वाला जो है वो याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। हाँ एकदम ठीक है आनंद बनी तिवारी भाई, एकदम ठीक है। तो क्या हम लोग आगे चलें? दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं, और वो मैं पढ़ा रहा हूं इन सेंटर के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में। अब ये जो चैप्टर है इन सेंटर अंतः केंद्र, इनको बहुत डिटेल से हर चीज ऐसा क्यों होता है वो वहां पर मैं पढ़ाऊंगा। इन सेंटर पढ़ाते टाइम वो बात मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तभी आप लोग फॉर्मूला कैसे आया वो आप लोग कर पाओगे।
और इन चीज़ों को मैं यहाँ पर प्रूव करूँगा नहीं। चीज़ें जो होंगी ज्योमेट्री में हर चीज़ मैं प्रूव करके बताऊँगा। ये अपने पास B है, ये अपने पास C है, ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास B है, ये वाला पॉइंट C है, पॉइंट नहीं लाइन की लेंथ, और ये अगर A है तो याद रखना जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है, जो एंगल को बाइसेक्ट करे वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर नहीं मिलता, ध्यान रखना। मिड पॉइंट पर तो मीडियन मिलती है, वो सामने वाली साइड को C अनुपात B में बांटता है। ये जो अनुपात होता है इसी में बांटता है, C अनुपात B में एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को। प्लस ऐसा कोई भी पॉइंट जो इसको बांटे कौन से अनुपात में, 2 अनुपात में, एक में नहीं। अब B प्लस C इज टू A के रेशियो में अगर बांटे तो उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंत के अंदर। अब देखो एक बार, अगर किसी स्टूडेंट को ये चीजें याद नहीं है तो मैं एक बार याद करवा देता हूं। और ऐसा क्यों होता है, कहां से आया ये, इसको इस अनुपात में क्यों बांटता है, C अनुपात B में क्यों बांटता है, ये जो इन सेंटर होता है इसका रेशियो B प्लस C इज टू A क्यों होता है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री में। और यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रखना, एक बार यहां ध्यान रखना है, मतलब याद रखनी है चीजें। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये C अनुपात B में बांटता है, और इन सेंटर हम लोग उस पॉइंट को बोलते हैं जो इन सेंटर जो होता है B, ऊपर वाला तो होता है B प्लस C और नीचे वाला इधर वाला होता है कितना A, इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंत के अंदर। या आप लोग दिमाग में रख लो, मैं ये समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूले कैसे बने, सारे के सारे इन सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, और सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं। ये चारों सेंटर्स जो होते हैं ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मैं वो बात बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक नया ट्रायंगल मैं बनाता हूं और उसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास एक ट्रायंगल है AB और C। याद रखना सबसे पहले लेंथ गिवन नहीं होगी, अच्छे क्वेश्चन में लेंथ गिवन नहीं होगी, आपको खुद को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये अपने पास x2 y2 है और ये अपने पास x3 y3 है। ठीक है, ये जो साइड है C है, क्या 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो जब न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेगी तो डिस्टेंस आसानी से निकाल लोगे। ये B है और ये मान लो डिस्टेंस आ गई A। सबसे पहला काम होता है कि आप लोग एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकाल सकते हो क्या, यहां से यहां तक एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ होगी, तो ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको ये जो बटता है ये रेशियो होता है C अनुपात B। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर D के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने पड़े सेक्शन फॉर्मूला से, तो C का इंटू x3 से, B का इंटू x2 से, तो B x2 प्लस C x3 अपॉन अपने पास नीचे आएगा B प्लस C। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या। दूसरा अपने पास यहां पर जो होता है B का इंटू होगा y2 से, B y2 प्लस C y3 अपॉन नीचे क्या आएगा अपने पास B प्लस C। ये अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और ये जब न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी तो ये चीजें अब अजीब जितनी लग रही हैं वहां पर उतनी आसान होंगी, और क्वेश्चन न्यूमेरिक वैल्यू से ही आएगा, ध्यान रखना। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, तो क्या दोनों के मध्य दूरी निकाल सकते हो क्या, और जो दूरी आएगी वही एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आएगी। अब यहां पर अपने पास जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर ये जो होता है अंत के अंदर, ये जो अंत के अंदर होता है, तो ऊपर वाला तो होता है B प्लस C। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है क्यों होता है, वो आप लोगों को ज्योमेट्री में समझ में आएगा। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझ में आएगा ज्योमेट्री में। तो यहां पर B प्लस C A है, सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने पड़े तो A का इंटू ऊपर वाले से करेंगे A x1, ऊपर करोगे तो A x1, और यहां से इसका इंटू नीचे वाले से जब करोगे तो B प्लस C से B, जैसे इंटू करोगे ये इंटू ये, तो B प्लस C से B प्लस C कट जाएगा और ये आ जाएगा B x2 प्लस C x3 अपॉन नीचे आएगा M प्लस N। तो M का मान ये है, N का मान ये है, तो A प्लस B प्लस C ये आ गया। ऐसे Y के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े तो A इंटू y1 ये आ गया A y1 अपॉन B y2 C y3 अपॉन नीचे आएगा A प्लस B प्लस C। ये आपको याद होना चाहिए। मैं आता कैसे है वो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए
ताकि अप्रोच आपको सही तरीके से समझ आए। वो चीज़ तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? एकदम ठीक है भाई आनंद। हाँ, इन सेंटर जो साइड होती है ना, जैसे ये वाला रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इधर और इधर वाली साइड तो जोड़नी है और सामने वाली साइड नीचे आएगी, ए नीचे आएगी। जैसे अपने पास ये इधर से निकालना पड़े, ये एंगल बाइसेक्टर ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल बाइसेक्टर अगर निकालना पड़े और इधर से ये इन सेंटर अगर हो तो ये इधर वाला ए प्लस सी होगा और इधर वाला क्या होगा, बी। ये चीज़ें कैसे होती हैं, कहाँ से आती हैं, वो ज्योमेट्री में मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एकदम आसान चीज़ें हैं ये। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये बात अभी आपको सिर्फ और सिर्फ याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं होगा ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप लोग। ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर ये साइड सी है, ये बी है, तो अनुपात होगा सी अनुपात बी। सेक्शन फॉर्मूला लगाकर बी का इंटू इधर से, सी का इंटू इधर से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल लिए। जैसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, अब हमारे पास ये याद होना चाहिए कि b प्लस सी इज टू ए का रेशियो होता है। बस एक बार याद होना चाहिए, क्यों होता है वो चीज़ ज्योमेट्री में समझाऊंगा। इसका इंटू ऊपर, इसका इंटू नीचे, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर ये फॉर्मूला बना लिया। आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट, अगला चैप्टर ये चैप्टर खत्म होने के बाद शुरू होगा भाई टार्जन भाई। अगला जो चैप्टर होगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगला चैप्टर होगा। अगला मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं सर्कमसेंटर या परिकेंद्र के बारे में। सर्कमसेंटर या परिकेंद्र के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी अपने पास है इन सेंटर व सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सर्कमसेंटर जो होता है, अभी थोड़ी देर में मैं इसके इक्वेशन भी आपको करवाऊंगा। सर्कमसेंटर जो होगा वो तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, x1 y1। बस इतना ही हमें पता है, रेशियो का इसका नहीं पता। इतना पता है कि सर्कमसेंटर तीनों साइड से, तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तीनों से समान दूरी पर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स वाई मानकर जब न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी, ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करवाता हूँ। ये डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे पहली इक्वेशन। ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे दूसरी इक्वेशन। x माइनस x1 का स्क्वायर। ये पूरा सोल्व करने का तरीका यही होगा। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास। x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ से दोनों तरफ रूट आएगा तो रूट से हट गया और दो डिस्टेंस निकाल ली, बराबर कर लिया। एक इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और बराबर वो वाली डिस्टेंस x माइनस x3 का स्क्वायर और y माइनस y3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। एक इक्वेशन इससे आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगर सर्कमसेंटर अगर आ जाए तो ये अपना तरीका होता है। याद रखना, सर्कमसेंटर नॉर्मली अपने पास एसएससी या सीडीएस का कभी भी पेपर अगर देखोगे तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। और मैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्लास में एक बड़ा क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाला हूं। मैं तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, सर्कमसेंटर जब एग्जाम में आपके पास आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कमसेंटर होता है x1 y1, ये अगर x2 y2 है और ये अगर x3 y3 है, तो सर्कमसेंटर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। एसएससी या सीडीएस में अगर कभी भी क्वेश्चन आया या रेलवे में कभी क्वेश्चन आया तो अपने पास इसके लिए आता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे मिड पॉइंट के, वो होगा x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2। ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो वैसे नॉर्मली अगर हमारे पास तो कोई भी ट्रायंगल अगर आ जाए, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन बने, तो अपने पास कॉन्सेप्ट या तरीका ये होता है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं तो इसी पर बेस्ड करवाऊंगा एक क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। और जब प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चन करवाऊंगा, ये अभी थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ,
फिर कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए और बोर्ड पर करवा दूंगा। तो याद रखना, यहाँ पर जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। अब कर्ण के मध्य बिंदु पर क्यों होता है, क्यों का आपका सभी जवाब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहां पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो चौथा और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है अपने पास ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। ये अपने पास है ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। यहां पर देखिए ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र जो अपने पास है वो इस प्रकार से अपने पास होगा, ये ए बी और सी है। यहां से ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र जो होता है वो अपने पास यहां से इस लाइन की इक्वेशन और ये हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं। इन दोनों के वर्टेक्स हम लोगों को दिए हुए मिलेंगे। ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र निकालने का जो तरीका होता है, इन दोनों के हमें दिए हुए मिलेंगे क्या, वर्टिसेस हम लोगों को इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए मिलेंगे शीर्षों के, और यहां से तो इस लाइन के तो पैरेलल और यहां से पास होने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से पास यहां से इसके परपेंडिकुलर और बी के यहां पर पास होने वाली इस लाइन की इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, एल्टीट्यूड अपने पास होते हैं, ध्यान रखना, ये अपने पास यहाँ पर ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाला एल्टीट्यूड, इनका कोई रेशियो होता है नहीं, तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोग लगा नहीं सकते। तो ये अपने पास जो है ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र जो होता है, ये वाला जो सेंटर होता है यहाँ पर ओ, हम लोग यहाँ पर इस लाइन के अपने पास इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन लगाकर सोल्व करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। नॉर्मली एस या सी, ये अभी क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, ये दोनों क्वेश्चन बड़े होते हैं और दोनों क्वेश्चन में अभी आपको सोल्व करवाऊंगा, ये वाला और वो पहले वाला। याद रखना, वैसे नॉर्मली एग्जाम में जब आता है तो सर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर 90 डिग्री का कोण हो। क्यों बनता है वो मैं आपको बता दूंगा आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री इस टाइम। अभी आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लो कि 4 सेंटर x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। x3 y3 अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको पता लग गया, और वो कैसे पता लगेगा वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये वाला जो होता है यही ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा वापस बताता हूँ तीनों पॉइंट के बारे में। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर, ये जो लंब केंद्र है इसी को मैं बताता हूं क्योंकि यही आपको सबसे कम समझ में आया है। तो मैं आपको बताता हूं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र के बारे में। ध्यान रखना, इसके हमें इक्वेशन बनानी है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, और दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो सोल्व करना है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया और नहीं समझ में आया, घबरा क्यों रहे हो, काम तो मेरा है समझाने का। लास्ट तक 100% समझ में आएगा ही आएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 है, चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। हाँ धर्मेंद्र, है ना रिलेशन, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वो ज्योमेट्री के पॉइंट है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट नहीं है। तो क्या सोल्व करें इसको? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन बढ़िया है। यहां पर अपने पास ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां पर लिख लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी और सी।
जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों को दिए हुए हैं, ए बी सी ट्रायंगल है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,2 है, 1,2 है, दूसरा हमें दिया हुआ है 2,6 है, 2,6 है, और तीसरा हम लोगों को दिया हुआ है 3,-4 है, 3,-4 है। अब मैं आपको बताना है, सिखाना है, यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, देखना, कोशिश करना सीखने की। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस लाइन का स्लोप आप लोग बता सकते हो क्या मुझे BC का? ये जो ब्लू वाली लाइन है BC, इसका स्लोप क्या आप लोग बता सकते हो क्या? आप कहोगे सर हम लोग स्लोप आसानी से बता देंगे, y2 - y1 -4 -6, यानी कि अपने पास हुआ कितना, -10 ऊपर, अपॉन 3 - 2 1 हुआ, तो इसका स्लोप आ गया -10। तो मुझे बताइए इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमें थोड़ा थोड़ा याद है कि आपने बताया था m1 × m2 बराबर -1 है, तो अपने पास इसकी वैल्यू -10 रखोगे तो ये m2 का मान जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 1/10, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी m2, इसका स्लोप 1/10 आ जाएगा। तो मुझे बताइए 1 और 2 से तो पास होने वाला, 1 और 2 से तो पास होने वाला, और जिसका स्लोप जो है वो 1/10 है, ऐसी लाइन की इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से पास होने वाला अपने पास 1,2, और ये जो स्लोप है, ऐसी लाइन की इक्वेशन अगर आप लोग लिखना चाहो तो क्या अपने पास y - y2, y - 2, y - y1, स्लोप 1/10, x - x1 और x - 1, यानी कि ये आ गया अपने पास 1। तो ये आ गया 10y - 20 इक्वल्स टू x - 1 अगर है तो x - 10y बराबर अपने पास आ गया -19। इक्वेशन अपने पास फर्स्ट इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई। एक बार सारे लोग बता दो, क्या अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा मैं क्या चाहता हूं, हम लोगों को 2 परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यान रखना, अपने पास यहां पर इस लाइन का स्लोप क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, इस ब्लैक वाली लाइन का स्लोप अगर मैं m3 मानूं तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 2 - -4 का मतलब अपने पास आ गया 6, अपने पास 1 - 3 का मतलब आ गया अपने पास -2, तो क्या स्लोप -3 आ गया है क्या? तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m4 मान लो, तो m3 × m4 बराबर अपने पास -1 होता है, और इसकी वैल्यू -3 अपने पास यहाँ रखोगे तो m4 इसका जो स्लोप आ गया वो क्या 1/3 आ गया है क्या? अब मैं आपसे पूछूंगा, इस लाइन का स्लोप भी आपके पास है और यहां से 2,6 से पास हो रही है, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन आप लोग बताइए। तो आप कहोगे y - 6 बराबर 1/3, y - 6 बराबर 1/3 x - 2, ये अपने पास होगा। आप लोग खुद ही ऐसे बोलोगे मुझे, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 3y - 18 बराबर x - 2 है, तो दूसरी जो इक्वेशन बनी x - 3y बराबर अपने पास कितना होगा, -16। दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन वो रही, दोनों को हमें सोल्व करना है, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, x और y के मान आ जाएंगे, और x और y के मान वो आएंगे जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, और यही अपने पास उसका ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये तरीका होता है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्लास में, ताकि आप लोग घबराओ नहीं, क्वेश्चन की इतना ऐसे भी करना पड़ता है, ये बात समझ में आपको आए। -19, इसलिए कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। 3y = -16। आप एक काम करो, माइनस करो सभी जगह, प्लस माइनस और अपने पास प्लस, तो ये अपने पास यहाँ पर तो आ गया -3 = ये कट गया, माइनस का 7y है, कट गया है, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3/7 अपने पास। y का मान अगर आप लोग यहाँ पर पुट करते हो, y की वैल्यू 3/7, चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ पुट कर लो, किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर दें y का मान, तो -19 बराबर x माइनस y की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो ये हो गया 30/7, 30/7, तो x बराबर -19 और +30/7। लेकिन इसको पसंद है
पॉइंट्स वाली वैल्यू इसको पसंद है तो पॉइंट में हमें बदलना पड़ेगा। तो y का जो मान आ गया वो तो अपने पास कितना आ गया, पॉइंट अपने पास यहाँ से 7 गुना 4 28 4 बार, और 2 अपने पास 28 बचा 2, 7 गुना 2 14, 7 8 56, 0.28 अपने पास ये 0.28 ये आ गया। और इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका -19, इसी को पॉइंट में बदल लो, 7 गुना 4 28, ठीक है, 2 बचा, 7 गुना 2 28 अपने पास ये आ जाएगा। तो जब माइनस करोगे अपने पास 19 में से माइनस करोगे ये, तो माइनस का अक्स का जो मान बचेगा वो बचेगा माइनस का 14 पॉइंट अपने पास 72 अप्रोक्स, ये अपने पास बच जाएगा 72 या 71, और ये 0.43 ये लिख रहा है। तो y का मान तो 0.43 है और इसका मान नेगेटिव है। क्या सभी लोगों का जो आंसर है वो क्या बी ऑप्शन है क्या? ये अपना आंसर आ गया। कहीं पर मैंने गलती अगर नहीं की है तो ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए क्या एकदम ठीक सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आया है क्या कि क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं? क्या आगे चले? ठीक है एडमंड प्रिंस भाई, लगाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो पहले ब्लू वाले की बात करूं, आपको सूरज नहीं समझ में आया, जितेंद्र आपके लिए भी रिपीट कर रहा हूं भाई, दोनों के लिए। यहाँ पर ये ब्लू वाली लाइन का अपने पास स्लोप निकाला जो ये आ गया, और स्लोप मुझे उम्मीद है कि आपने अगर पिछली क्लास देखी होगी तो स्लोप निकालना तो आता होगा। मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, HR मीना आपके लिए भी रिपीट कर रहा हूँ। ब्लू वाली लाइन का स्लोप आप लोगों को निकालना है, ये अपने पास -10 आ गया। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा 1/10, क्योंकि फॉर्मूले भी देखो मैंने सारे के सारे वापस लिखे हैं, और 2 वर्टिसेस अगर दिए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं, तो उसका स्लोप आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। तो ये 1/10 आ गया, ये इसका स्लोप 1/10 है, और 1,2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन होती है y - y1। अगर आपको याद हो तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ, बराबर m x - x1। ये इक्वेशन लिखने का अपने पास फॉर्मूला होता है, और कल की क्लास में ही बताया है, और ये भी बताया कि यही फॉर्मूला क्यों होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर y - y1 2 है, 1/10 x - सोल्व किया, इस लाइन की ब्लू वाले की इक्वेशन अपने पास बन गई। अब ब्लैक वाली जो लाइन है इसका पहले स्लोप निकालो, तो स्लोप आया -3 सोल्व करने पर। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा 1/3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी आपके पास आ गया है, और 2,6 से पास हो रहा है। इक्वेशन लिख ली, दोनों को सोल्व किया, अपने पास आंसर आ गया। मैं बता रहा हूँ कि ये बड़े क्वेश्चन ही मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको एक बार समझ पाओ कि कॉन्सेप्ट ये होता है। बाकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा SSC और CDS में तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आता है, जो मैं प्रैक्टिस करते टाइम फिर आपको बता दूंगा। देखिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पर ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका यही होता है, 4 सेंटर आपको बता कर आया हूं। सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, बराबर दूरी पर होता है। तो यहां पर 2 इक्वेशन बनाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा जो अगर क्वेश्चन स्केलन का आ गया तो भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आ गया है तो फिर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर या परी के अंदर। अपने पास इन दोनों के फॉर्मूले नहीं है, ये अपने पास ये अप्रोच होती है, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, और इसीलिए इन दोनों के बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सरकम सेंटर और एल्टीट्यूड के बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं, यहां पर अपने पास इन सेंटर का फॉर्मूला तीनों साइड अगर दी भी मिले तो a का अक्स 1 से इंटू करते हैं, b का अक्स 2 से इंटू करते हैं, c का अक्स 3 से इंटू करते हैं, और a + b + c। यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सामने वाली साइड का a का इंटू करते हैं y1 से,
बी का इंटू करते हैं y2 से और सी का इंटू करते हैं y3 से, ये अपना आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो अपने पास सेंट्रोइड है उसमें हमें सामने वाली साइड किसी का इंटू नहीं करना पड़ता, x1 x2 x3 बाई 3 और y1 y2 y3 बाई 3, ये अपने पास इसके चारों के फॉर्मूले होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आइए अब जहां छोड़ के आए हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर ये कर चुके थे, यहां छोड़ा था, चलो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्या साउंड तो सभी के पास ठीक है क्या? साउंड क्या आपके पास ठीक है क्या? या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है। तो फिर देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए, केंद्रक के निर्देशांक अगर पूछा है हम लोगों को, तो ये तीनों को आप लोगों को ऐड करना है, 5 3, और ये ऐड करोगे और डिवाइड करोगे आप लोग किससे? 3 से। इन तीनों को ऐड करोगे तो 5, डिवाइड करोगे आप लोग 3 से, तो 4/3 और 5/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सभी लोगों का आंसर सी है? क्या साउंड ओके है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो क्या अपने पास यहाँ पर ये आंसर 4/3 और 5/3 कैसे आ गया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अब भी आंसर गलत दिया है इस क्वेश्चन का। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, किसी ने ए लिख दिया, किसी ने बी लिख दिया, किसी ने डी लिख दिया, कुछ ही लोगों ने आंसर सी बताया है। तो आप लोग ध्यान रखो, छोटी गलतियां मत करो। छोटी गलतियां अगर करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। चलो अगला करो। एडी की लंबाई, माध्यिका की लंबाई पूछी है, तो क्वेश्चन नंबर 38 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, मुझे आप लोग ये बताइए इस क्वेश्चन को, ए बी और सी। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने पास एक ट्रायंगल है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,4, दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स हैं बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2, और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास -4, -1। हमारे पास क्या है? AD अगर माध्यिका है तो उसकी लेंथ आप लोग बताइए। AD की लंबाई हम लोगों को फाइंड आउट करनी है अगर माध्यिका है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये अपने पास आ गया -1/2, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास आ गया है 1/2। ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो -1 बचा, 2 का भाग देना ही है, दोनों को ऐड करो 1 बचा, 2 से डिवाइड करना ही है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लोग निकाल पाओगे। 5 - -½
तो 5 और ये मिलकर अपने पास बन जाएगा 5 + 2 तो 11/2 का स्क्वायर जब आप लोग ऐड करोगे, और 4 - ½ का मतलब अपने पास बन जाएगा 7/2 का स्क्वायर, और इसका रूट तो हमें डिस्टेंस के लिए लेना ही है। उम्मीद है ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट लगा पाओगे। ये फॉर्मूला होता है 5 - ½ का मतलब प्लस हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लगाया है। तो 121/4 है और ये 49/4 है, तो 4 नीचे एलसीएम आ गया और ये लो ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला हुआ √170 अपॉन अपने पास 2, ये अपना आंसर आ गया है। ए हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में माध्यिका वगैरह की लेंथ अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करनी पड़े तो इस टाइप से आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 39। मुझे देखकर बताओ क्या खुद कर लोगे क्या? बिल्कुल ठीक है भाई, अब की बार आंसर सभी का। मुझे आप लोग एक बार देखकर बताइए क्या क्वेश्चन नंबर जी ग्रेविटी सेंटर इसको लिखना चाहिए। हमें ऐसे अकेला जी से समझ में नहीं आएगा कि जी लिख दिया तो ग्रेविटी सेंटर ही होगा। इसको क्वेश्चन में वैसे लिखना चाहिए। इसकी गलती है कि जहां पर जी ग्रेविटी सेंटर है वेयर जी इज सेंट्रोइड, ऐसा लिखना चाहिए, जो इसने लिखा नहीं है, गलती है इसकी। तो यहां पर ये अपने पास 3 है, अपने पास ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अब की बार गिवन है और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों से पूछ लिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपने पास 3 है, एक अपने पास 5 है और बाकी अपने पास 3 4 है, 4 है और ये अपने पास x है बाई 3 बराबर हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 5। तो मुझे बताइए 15 में से 7 माइनस करोगे तो सोल्व करने पर क्या x की वैल्यू 8 आ गई है क्या? और y का जो मान आएगा तो आप लोग ऐड करोगे 2 + 6 + y बाई अपने पास कितना होगा, 3 होगा इक्वल्स टू -6, -18 है और अपने पास ये हुआ अपने पास 8। तो क्या ये माइनस का 26 आ गया क्या? तो 8 प्लस का और d का मान 26। तो क्या सभी लोगों का आंसर d है क्या? तो ये छोटा और आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अब की बार परिवर्त की त्रिज्या पूछी है, सर्कम रेडियस पूछी है। जरूरी नहीं आपका आंसर ऑप्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऑप्शन सारे ही मैच नहीं करें, ऐसा भी हो सकता है मैच कर जाए। चलो करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। जब तक आप लोग किसी भी क्वेश्चन में खुद से कोशिश नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आनी है। हिमांशु क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम। तो क्या सोल्व करें। -2,3, 1,0 और 7,6 के परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, सर्कम रेडियस हम लोगों से पूछा गया है। देखना, कोशिश करना आप लोग समझने की। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हम लोगों को दिए हुए हैं ए बी सी के, वो दिए हुए -2,3, -2,3, 1,0, 1,0 और 7,6।
तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, अगर सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों से पूछे हैं तो हम लोग मान लेंगे एक्स और वाई हैं। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछा है तो हमारे पास एक्स और वाई हैं, और यहाँ पर परिवर्त की त्रिज्या पूछी है तो भी हमें ये तो निकालने ही पड़ेंगे, और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग वो दूरी निकालेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। याद रखना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और अपने पास साथ ही y माइनस 3 का स्क्वायर। याद रखना इसका रूट आएगा, लेकिन हम लोग रूट लगाएंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस में आगे भी रूट आएगा और दोनों से रूट हट जाएगा। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि ये होगा अपने पास y का स्क्वायर। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? तो मैं बताता हूँ आपको आंसर, इसमें शायद होगा नहीं। हम लोग चेक करते हैं, सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पर कटेगा, जब सोल्व करोगे द्विघात समीकरण याद रखना बनेगी नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अगर हम लोग इसको एक तरफ लाएं, ये इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 6y ये इधर आएगा, तो बचेगा 6x माइनस 6y बराबर अपने पास होगा कितना, ये अपने पास 9 और 4 13 उधर जाके माइनस होगा, तो ये बचेगा माइनस का 12। तो यहाँ से x माइनस वाई जो आ गया है वो अपने पास आ गया है माइनस का 2। एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन अपने पास आ गई है। x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास आ गई है -2 इस क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और ये वाली डिस्टेंस बराबर करेंगे, तो x माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, डिस्टेंस आ गई, रूट आता है लेकिन आगे भी रूट आएगा तो हटेगा, और x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ये अपने पास बन गया है। तो ये होगा अपने पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और ये हुआ x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49, नहीं यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 36 माइनस 12y। x स्क्वायर से और y स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, तो ये इधर अगर आएगा तो 12x इधर आके ऐड होगा 14x, तो ये आ गया अपने पास 12x, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। इसके बाद अपने पास ये इधर आके ऐड होगा तो प्लस का अपने पास 12y हो जाएगा, और ये इधर 49 85 और एक उधर जाके ऐड होगा तो अपने पास बचेगा 84। तो यहाँ से 12 का भाग दोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 12 7 84। दूसरी इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई बराबर अपने पास है 7। ऐड करोगे तो 2x बराबर, ऐड किया तो एक कट गया, बराबर अगर 5 है तो x की वैल्यू आ गई 5/2। x की वैल्यू 5/2 यहाँ रखोगे, इधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/2। हाँ ना बताओ ये दोनों कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट की है। अपने पास क्या 9/2 और 5/2 अपने पास आ गया है क्या? 2 और 5 यहाँ पर अपने पास होगा नहीं, 2 और 5 को अगर करोगे तो -2 कैसे आएगा, इससे नहीं सोच सकते कि 2 मान लें 5 मान लें। ऐड किया तो 5, तो x की वैल्यू 5/2 और y का मान यहाँ पर x का मान रख के माइनस करोगे तो 9/2। ये दोनों यहाँ पर पुट करोगे, ये अपने पास यहाँ पर आ गया 5/2 और 9/2। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक इधर वाली डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि यही निकालना सबसे आसान है, क्योंकि एक पॉइंट इसमें 0 है। तो 5/2 में से 1 अगर माइनस करोगे आप लोग, 5/2 में से अगर 1 माइनस करोगे तो 3/2 का स्क्वायर प्लस अपने पास 9/2 का स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए तो अब की बार तो रूट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ओनली डिस्टेंस पूछिए, बराबर नहीं करना किसी के। तो ये 9 है, ये 81 है, क्या 90/4, क्या ये अपने पास आंसर जो आएगा रूट के अंदर क्या 22.5 आ जाएगा क्या?
ये अपना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या? सारे लोग एक बार मुझे समझाने की कोशिश करो कि ये अपने पास यहाँ से कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? यदि कभी भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग साइड की लेंथ निकालेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके? सी स्क्वायर के। ऐसे क्वेश्चन में अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास कभी भी हो तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला से आसानी से इसकी लेंथ निकालेंगे, -2 -1, तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 √18। ऐसे ये वाली लेंथ भी हम लोग निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक 7 - 2 यानी 9, 9 का स्क्वायर 81 और 6 - 3 यानी 3, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? √90। यहाँ से यहाँ तक अगर निकालोगे आप लोग 7 - 1 6 का स्क्वायर अपने पास 36 और ये आ जाएगा अपने पास 72। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो अपने पास इसको सोल्व करने पर ये है ना √90/2, ये लिख सकते हैं ना, 4 का √2 √90। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसमें अपने पास हाइपोटेनस जो होगी, रेडियस उसकी आधी होती है, कर्ण की आधी होती है, हाइपोटेनस की हाफ होगी। तो बेसिक तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक आप लोग ऐसे मानोगे, इस टाइप से सोल्व करोगे, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो सिर्फ आपको ये 3 डिस्टेंस निकालनी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो रेडियस जो होगी वो इसकी आधी होगी, √90 की हाफ हो जाएगी। ये अपना आंसर है। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? हाँ, आप स्लोप से भी चेंज कर सकते हो। तो थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद फिर से मिलते हैं और उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। किसके बारे में? उसमें मैं पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन के बारे में। 1-2 क्वेश्चन रिफ्लेक्शन के भी आ सकते हैं तो उसके बारे में समझते हैं थोड़ी देर बाद, अगले 9:30 बजे से जो क्लास होगी उसमें। ओके, थैंक यू। उम्मीद है ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उससे भी पूरा मैंने बता दिया। टाइम थोड़ा ज़रूर लगा लेकिन ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से।